नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। भारतीय बाजारों के अंदर टर्मोइल तो हम देख ही रहे हैं और टर्मोइल की एक बड़ी वजह ट्रंप साहब की तरफ से जो टैरिफ की दरें हैं वो आ रही हैं और उसके बाद उसके रिपल इफेक्ट जो है वो हम मार्केट्स में देख ही रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीज़ों में। तो ये पूरा जो तूफान है जो भारतीय बाज़ारों में मचा हुआ है या पूरे ग्लोबल मार्केट्स में मचा हुआ है, इसको कैसे समझा जाए, किस तरह से डिकोड किया जाए, इसके लिए हम अलग अलग जानकारों से तो बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए आज हमने खुद रिक्वेस्ट करके बुलाया है अजय सर को। अजय सर को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, किसी भी तरह की ग्लोबल कोई भी अपडेट हो, आज से नहीं दशकों से अगर मुझे भी पर्सनली कुछ सीखना होता है तो अजय सर के पास ही जाना पड़ता है। अजय सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप सही होंगे, आपकी तबीयत सही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। सर सबसे पहले तो मतलब आप अपनी भाषा में हमें समझाइए कि किस तरह की सिचुएशन हम मार्केट्स को देख रहे हैं। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ की बातचीत हो रही है, इसके बीच में फंस गए हैं हम। कभी हम खुश होते हैं कि पड़ोसियों पे ज़्यादा टैरिफ लगाए इसलिए हम बच गए, कभी ऐसा लगता है फार्मा बच गया, फार्मा पे भी टैरिफ आ गया। सो इस तरह की सिचुएशंस के बीच में कैसे हम कोप अप करें, क्या एडजस्ट करें अपने आप को? देखिए सुमित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और मैं तो आपके ट्वीट रोज पढ़ता हूं और कमेंट भी करता हूं और थैंक यू सर, सब थैंक यू सर, थैंक सुनने यू। वालों को यही कहूंगा कि सुमित का जरूर फॉलो करिए, बिकॉज बहुत अच्छा आप इंफॉर्मेशन थैंक यू कहाँ सर, कहाँ थैंक से यू। चुन के लाते हैं और थैंक यू सर। बहुत हेल्प करते हैं आप निवेशकों की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब रही बात मार्केट्स की, देखिए जब से ट्रंप आए हैं तो उनका अब एजेंडा अमेरिका फर्स्ट का हो गया है कि जी। पहले अमेरिका का हम देखेंगे। और ये 100 साल पुराना एक नुस्खा वो लेके आए हैं कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगा हम दीवारें बनाएंगे कि बाहर के गुड्स हमारे देश में ना आ पाए इतनी आसानी से। वो दीवारें क्या है? टैरिफ की। टैरिफ क्या है कि कस्टम ड्यूटी की तरह आप ले लीजिए, जो भी सामान आएगा हमारे यहाँ बाहर से उसके ऊपर उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो संक्षेप में ये चल रहा है। अब इन्होंने 2 तारीख को इशू किया ऑर्डर के सारे देशों पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टैरिफ लगा दिए। तो चीन पे 54%, हमारे पे 26%, वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे 49%। तो ऐसे उन्होंने टैरिफ्स की घोषणा कर दी, पूरे पूरे यूरोप पे 20%। तो अब उससे क्या हुआ है, मार्केट्स को यही लग रहा था कि ट्रंप जो टैरिफ का दे रहे हैं, वार्निंग देते जा रहे हैं, ये इनका नेगोशिएशन का टूल है। जैसे इन्होंने पहली बारी किया था, चीन के अगेंस्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो घातक रहा है, अमेरिका को हॉलो आउट कर दिया है, अमेरिका की इकोनॉमी को बिल्कुल एक सर्विस इकोनॉमी बना दिया है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग ने, चीन अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। जी। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, बाइडन ने उन टैरिफ्स को और बढ़ाया, बाइडन ने हटाया नहीं, चाहे वो डेमोक्रेट थे, दूसरे पार्टी से आए, ऑपोजिशन से, बट ट्रंप के टैरिफ उन्होंने जारी रखे और लगा दिए। और फिर ट्रंप आए हैं वापस, उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगाए। अब आज चाइना ने रिटेलिएट किया है, 34% अनाउंस कर दिया है। तो कहाँ ये जाके रुकेगा, ट्रंप क्या कहेंगे? इसी माहौल में मार्केट सेल ऑफ कर रहे हैं। मार्केट में अभी बिगड़ा क्या है? सेंटिमेंट बिगड़ा है। जी। मार्केट यही सोच रहे हैं कि रिसेशन आएगा, ट्रंप के पॉलिसीज के कारण कीमतें बढ़ेंगे, डिमांड नीचे जाएगी, जो गुड्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ग्लोबल ट्रेड पे लगभग $1 ट्रिलियन का असर पड़ जाएगा। और जो जो इंपोर्टिंग देश हैं, वियतनाम जैसे देश हैं, ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जिनकी इकोनॉमी निर्भर है इंपोर्ट पे, उन सबको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो तो ये
जी जी। अजय सर, एक बात बताओ, ये जो इश्यूज हम फील कर रहे हैं, या जो मार्केट अभी जो दिन देख कर आया है 2 तारीख से लेके आज तक, ये जो टर्मोइल्स चल रहे हैं, क्या ये पूरा हो गया? मतलब डैमेज इज बीन डन या अवेटेड है? क्योंकि अब जो क्रूड का फॉल आ रहा है, ये डिमांड साइड को वीक करवाता, मतलब दिखा रहा है कि डिमांड भी थोड़ी वीक होगी, क्योंकि ओपेक का प्रोडक्शन भी आ गया, और प्लस जो मेन 2 कंज्यूमर है क्रूड के, वो भी थोड़े बैकफुट पे जा रहे हैं। सो क्रूड अब नया इश्यूज खड़े करने शुरू हो गया, क्योंकि ऑल एसेट क्लासेस में बिकवाली आ गई। कल येन बेस्ड ट्रेड्स जो हैं वो अनवाइंड होने शुरू हो गए। सो ये सिचुएशन क्या यहीं खत्म हो गई, या ये पहला फेज था, अब चरण शुरू हुए इसके बाकी के? इसको आप देखिए कि 5 एक्ट का ड्रामा है, और अभी हम एक्ट 3 हुआ ट्रंप का, आज एक्ट 4 की शुरुआत की है चाइना ने, रिटेलिएटरी टैरिफ खोल के, ये 5 तक जाएगा। तो अब इसमें क्या है, पहले ट्रंप ने नोक झोंक करी, फिर थोड़े से टैरिफ बढ़ाए, फिर कहा मैं 2 तारीख को पूरा लेके आऊंगा, वो सबसे बड़ा था वो। अब हम जा रहे हैं क्लाइमेक्स की तरफ। चौथे एक्ट में चाइना ने रिटेलिएटरी डाला है, यूरोप डाल देगा कुछ ही दिनों में, या आज ही शायद कुछ शुरू हो जाए यूरोप की तरफ से। कनाडा ने ऑलरेडी अमेरिकन गाड़ियों पे वही टैरिफ लगा दिया जो अमेरिका ने उन पे लगाया 25% का। तो मेक्सिको, भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो फ्रेंडली देश हैं यूएस के, वो वेट कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या खतरा टल गया? जी नहीं, क्योंकि मार्केट्स ना सुमित जी, जब ऊपर जाते हैं तब भी ओवर एक्सुबरेंट होते हैं, नीचे जाते हैं तो बहुत ही पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है। क्या ये डिप बाइंग का टाइम है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जो रिस्क सेंटिमेंट जिस तरह से गिरा है उसमें इतनी जल्दी तब्दीली नहीं होती। तो थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा साइड में रहने का टाइम है। एसआईपी वगैरह तो जारी रखिए, जो निवेशित हैं वो रखिए, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ट्रंप की एक स्टेटमेंट में ये मार्केट फिर से ऊपर भी भाग सकते हैं। तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में रहना तो निवेशित है, बट नया पैसा हम वेट कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने देखते हैं, थोड़ा ठहराव आ जाए, उसके बाद देख सकते हैं। तो सर, अभी के लिए इंडियन मार्केट विजावी बाकी मार्केट से कितना फाइनेंशियली इम्यून दिख रहा है आपको? क्योंकि एफआईएस का सेलिंग कंटिन्यू है मार्केट्स के अंदर, बीच में 2-3 दिन आता है खरीदारी, लेकिन फिर वापस बिकवाली शुरू हो गई, और हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा सेल ऑफ हो। अब तक तो हमें एसआईपी बचा रहा है, लेकिन वो भी लास्ट 2 महीने में उनका भी डिसकंटिन्यूएशन बढ़ गया है। सो फाइनेंशियली इम्यून हम हैं, या एक्चुअल में अभी बहुत ज़्यादा नैसेंट स्टेज है कुछ भी कहने के लिए? देखिए, 8-10% जब अमेरिकन मार्केट गिरता है तब तक हम इम्यून रहते हैं। जब 20-25% अमेरिकन मार्केट गिरेगा, आप भी गिरेंगे। यही 2008 की कहानी थी। सितंबर 2007 से अमेरिकन मार्केट गिर रहा था, सब फंड मैनेजर्स बोल रहे थे इंडिया डीकपल्ड है, हमारी तो इकोनॉमी का लिंकेज ही नहीं है। और हमारा मार्केट जनवरी 2008 में पीक हो गया, सेंसेक्स 21,000 का था, वो 60% गिरा। 60% उस साल में हम गिर गए, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। और वो 21,000 का आंकड़ा देखने के लिए सुमित जी 2013 आ गया, 5 साल लगे हमें वो क्लॉबैक करने में। हमारा कोई लेना देना नहीं था, ना हमारे बैंक बिगड़े थे, ना हमें कोई इशू था। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ी, वो सब देखा, पहले गया भी नीचे तेल। और उस टाइम पे जो स्टिमुलस लाया गया, जिस तरह से पैसे बांटे गए, उसकी कहानी वो 16 लाख करोड़ जो बैंक्स को राइट ऑफ करना पड़ा अगले दशक में। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा, जब तक 10-12% अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, हम डीकपल्ड है, हम कह सकते हैं हमारे को असर नहीं है। वो 20-25% अमेरिकन मार्केट गिर जाता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 70% मार्केट कैप है दुनिया का, 25% उत्पादन का उनका मार्केट शेयर है जीडीपी का। वो जब गिरता है तब बचने की कोई जगह नहीं होती, हमें भी गिरना ही पड़ेगा। और किसी को कहीं और लॉसेस है, यहां से पैसे आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से निकाले जाएंगे। और फिर आपके जो निवेशक हैं, किसी की आईटी में नौकरी गई, किसी की टेक्सटाइल मिल में नौकरी चली गई,
किसी की केमिकल में चली गई, क्या पता कहाँ कहाँ क्या असर होता है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का, तब बिकवाली भारत में भी आ जाती है। अभी तक हम बचे हुए हैं, पहले 2 दिन अच्छे हम निकले। देखिए जापान जैसा मार्केट किस तरह से गिर रहा है, यूरोपियन मार्केट आज 9% यूरोपियन बैंक्स डाउन थे। अब यूरोपियन बैंक्स का एक्सपोजर नहीं है अमेरिका के अंदर, जी। बट यही है कि ग्लोबल मंदी आएगी तो सबकी हालत खराब होगी। तो हम क्योंकि 6 महीने से वैसे ही गिर रहे थे, अभी तक इतना हमारा नुकसान नहीं हुआ, बट यहां से अगर अमेरिकन मार्केट और गिरता है 20-25% नीचे आ जाता है, हमारा मार्केट भी गिरेगा, ये सर्टेन है। तो अजय सर, मतलब कंसीडरिंग ऑन द अदर साइड, आपने 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हुई यूएस मार्केट में, 2 लाख करोड़ डॉलर की, इतनी बड़ी मार्केट कैप तो उन्हीं की वाइप आउट हो गई। और इस पूरे जो ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इससे क्या उनके इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा? क्या रेट कट साइकिल उनकी हॉल्ट नहीं होगी या इम्पैक्ट नहीं करेगी? और फिर अपनी रेट कट साइकिल, क्योंकि क्रूड का गिरना हमारे लिए बेनिफिशियरी है, लेकिन अगर ट्रेड ही नहीं होंगे तो बाकी चीज़ों को हम कैसे केटर आउट करेंगे? तो ये इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे चेंज होने वाली है, यूएस की भी और इंडिया की भी? इंडिया को रेट कट करना पड़ेगा, और यूएस देखिए जो यील्ड्स दिखा रहे हैं, जो मार्केट आपको बता रहा है कि 4 रेट कट आ रहे हैं इस साल, पहले 3 की बात हो रही थी, अब 4 की बात हो रही है। मंदी ज्यादा है इन्फ्लेशन से। अब जैसे क्रूड गिरा है, समझ जी, जिस तरह से क्रूड गिरा है वो पूरा इन्फ्लेशन नीचे ले आता है। आज 65 पे आ गया ब्रेंट, और WTI 61 पे चल गया। तो जिस तरह से क्रूड गिर रहा है, बाकी कमोडिटीज की प्राइसेस गिर रही हैं, वो हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को नीचे लाने में। आज पावल भी बोलने वाले हैं, और 3 घंटे में उनका भी बयान आएगा। अभी मिले जुले रुझान है, इन्फ्लेशन सुदृढ़ है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी टैरिफ्स के कारण। 9 तारीख को टैरिफ लग रहे हैं, और एक आध महीने में हमें दिखेगा कितना इन्फ्लेशन बढ़ा अमेरिका में। बट इन्फ्लेशन से बड़ा खतरा रिसेशन का हो रहा है, स्लो डाउन का हो रहा है। आज जो जॉब रिपोर्ट आया वो बुलंद आया, हमें 1.5 लाख जॉब्स लगने की उम्मीद थी, लगभग 240,000 जॉब आया है। और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, 4.1 से 4.2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि नई नौकरियां भी आ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, ये समझ नहीं आ रही। ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां उन्होंने काटी हैं, शायद वहां से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और निजी नौकरियां लग रही हैं। सरकार में तो वो नौकरियां लगने नहीं दे रहे, उल्टा छटनी कर रहे हैं। तो इसका पलड़ा अभी वो देख रहा है सेंट्रल बैंक कि कहाँ रेट कट करूं जब इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। बट जब मंदी आएगी और ट्रंप का प्रेशर आएगा, और मार्केट भी यही बता रहा है आपको कि रेट कट करना है। एक अच्छी चीज जो हो रही है इस सब मंदी में से, जो यूएस का 2 साल का पेपर 3.5% पे आ गया, वो 4.25 भी पहुंचा था 1-2 महीने पहले भी, जी। 4 से नीचे गया, अब 3.5 आ रहा है। यूएस मनी मार्केट फंड में $7 ट्रिलियन बैठा हुआ है, 7 लाख करोड़ डॉलर मनी मार्केट, जो ये लिक्विड फंड होते हैं हमारे, उसमें बैठा हुआ है। उसको 4-4.5% मिल रहे थे 2 साल 3 साल से, वो निकलता नहीं था पैसा। अब 3.5 आ गया, वो 3 भी ब्रेक कर जाएगा, और थोड़ा सा टाइम दीजिए, माहौल इतना खराब है, वो 2 साल का पेपर 3 भी ब्रेक कर जाएगा। आपको जहां 4.5 मिल रहा था वहां 3 मिलने लग जाएगा, वो हंट फॉर यील्ड शुरू हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा 7 ट्रिलियन निकल जाएगा, उसमें से 200, 300, 400 बिलियन डॉलर निकल के ढूंढेगा कहां हम पैसे बना सकते हैं। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन बॉन्ड्स में जाएगा, थोड़ा सा अंश इक्विटीज में आना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए ये पूरा मंथन होना है। वो 2 ईयर को 3 तोड़ना है, डॉलर को 95 पे आना है, डॉलर इंडेक्स। फिर आप देखिए किस तरह से पैसा इमर्जिंग मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो अजय सर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो उस समय की बात हुई थी, वो एक दिन में तो नहीं होगा, एक कुछ साल में भी नहीं होगा इजीली, लेकिन क्यों ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, क्या ये टुवर्ड्स दैट राइट डायरेक्शन है? पहला पार्ट। और दूसरा, कि उस समय पर उन्होंने जिस तरह की बात की थी, स्पेशली शेल ऑयल को लेके, वो ड्रिल बेबी ड्रिल वगैरह भी उन्होंने कोट्स यूज़ किए थे, तो ये जिस तरह क्रूड के अंदर फॉल आ रहा है,
नाउ इज इट वायबल फॉर देम कि वो अपने शेल गैस को यूज करना शुरू करें या उनके वेल्स खोलें? नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छा सवाल है। आप सोचिए, ओपेक ने कल जो उनकी बैठक हुई, डबल कर दिया। जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले थे 2 लाख बैरल से 4 लाख बैरल कर दिया। क्यों किया? ताकि यूएस का जो शेल गैस का उत्पादन है वो बढ़ ही ना सके। तो ये वॉर चल रही है फ्रॉम वेरियस तरीके से। आजकल वो गोलियों वाली वॉर नहीं है और ना ड्रोन वाली वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। तो ओपेक ने कल एक चैलेंज लगाया है यूएस को, क्योंकि $60, अब देखिए WTI $61 है, $60 पे बेरली वो ब्रेक इवन करते हैं। नई फैसिलिटी कोई नहीं लगाएगा $60 पे। तो आपने तहस नहस कर दिया शेल जो है। तो ड्रिल बेबी ड्रिल नहीं हो सकता है अनलेस ये सब्सिडी लेके आए। पैसे इनके पास है नहीं सब्सिडी देने के, ना ये वो गरीबों के फूड स्टैंप काट रहे हैं, मेडिकेयर काट रहे हैं। वहां पे अगर बिग ऑयल को ये जाके सब्सिडी देंगे तो कोहराम मच जाएगा। तो अब वो शेल वाले को बंद कर दिया ओपेक ने। बोला 6 महीने हम लॉस लेंगे बट उसका नया उत्पादन बंद कर देंगे, इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो प्रेशर हम कहीं और यूज करेंगे। तो ये सोची समझी ऐसी चालें चल रही हैं। बैठ के सोचना पड़ता है ये क्या असली में कर रहे हैं और फिर निष्कर्ष निकलता है। तो अजय सर, इट इज अमेरिका वर्सेस ऑल वाला सिचुएशन है। आपने इजराइल बिल्कुल पे ड्यूटी नहीं रखा, सही बात। लेकिन इतने सारे अमेरिका नेशंस के अगेंस्ट फर्स्ट, आप जा रहे हो। अमेरिका फर्स्ट जो कह रहा था वो अमेरिका अलोन हो गया। जी। इजराइल उसके साथ है, सऊदी साथ में है, भारत भी कोशिश करेगा। बट जहां इकोनॉमिक्स आती है भारत पे 26% लगा दिया है। अगर कल को चीन आक्रमण करता है, यूरोप इतना डिपेंडेंट है चीन पे, यूरोप सब हाथ उठा देंगे। अमेरिका कहेगा मैं क्यों पराई आग में कूदूं। तो हमें अपना ही डिफेंस बनाना, अपना डिटरेंस बनाना है कि कीमत इतनी रहे चीन के ऊपर कि वो हम पे आक्रमण ना कर सके। पहले रशिया सुदृढ़ होता था, रशिया हमारे सपोर्ट में था। जो मिसेस गांधी और ब्रेजनेव का पैक्ट हुआ था 71 का, तभी चाइना ने आक्रमण नहीं किया। जब बांग्लादेश में भारतीय सेना थी, वो जिनजियांग में रशियन आर्मी बैठ गई थी जाके। तो चाइना अगर वहां से आर्मी हटाती तो रशियन आर्मी आ जाती चाइनीज टेरिटरी के अंदर। तो सैम मानेकशॉ ने ये बहुत अच्छा काम किया और मिसेस गांधी और ब्रेजनेव ने किया था। अब वो रशिया इतना सक्षम है नहीं हमारे को मदद पहुंचाने में। और तब तो उस टाइम पे भी ब्रिटेन ने मदद नहीं की थी, यूरोप ने नहीं की, अमेरिका ने सप्लाई नहीं किए थे। उल्टा निक्सन ने न्यूक्लियर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था इंडियन ओशन में, हमें बोलने के लिए कि आप निकलिए ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना। तो अब तो कोई हमारी राहत के लिए नहीं आने वाला। ये क्वाड हो या कुछ हो, ये सब कहने की बातें। हमें खुद ही आत्मनिर्भर होना है डिफेंस में। तो ट्रंप ने भी यही सोचा है कि नेटो को मैं तो बचा रहा हूं, बट अगर चीन के साथ मेरी लड़ाई है, ये यूरोपियंस का तो गला पकड़ा हुआ है चाइना ने इकोनॉमिकली। कल को चाइना सप्लाई करना बंद कर दे, यूरोप की इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो वो उसने समझ लिया है कि यूरोपियन मेरे कुछ काम के नहीं है। वो कह रहा है नेटो का खर्चा तुम खुद करो, और वो इंडो पैसिफिक में फोकस कर रहा है। अब देखिएगा वो जापान को खर्चा करवाने, जापान $300 बिलियन डाल रहा है अपने डिफेंस में। और अभी जो गए थे उधर ट्रंप के डिफेंस में रक्षा मंत्री जो गए थे, उन्होंने यही कहा वॉरियर नेशन है, आप बनाइए। नहीं तो जापान ने 45 के बाद अपने को डीमिलिटराइज कर दिया था, बोला हम अस्त्र शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, इतना भारी हमें नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, अब हम नई लड़ाई करेंगे। उल्टा वो एनकरेज कर रहे हैं। तो अजय सर एक बात बताइए, इंडिया एज अ कंज्यूमर यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाहे आप डोमिनोज देखिए, सेकंड लार्जेस्ट स्टोर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही है। एप्पल के बड़े यूज़र हम हैं। ऐसे बहुत सारे यूएस प्रोडक्ट्स के हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और एक बहुत बड़े और बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है उनके लिए। चाहे टेस्ला भी इंडिया में एंट्री आने की सोच रहा हो। सो कंज्यूमर के तौर पे भी हम उनके लिए बड़े हैं, सप्लायर के तौर पे भी हम उनके लिए बड़े हैं। एडिशनल टैरिफ लगाना जायज़ है, लेकिन इतना बड़ा लगाना जायज़ रहेगा या नहीं रहेगा भारत के लिए? और क्या हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें वियतनाम, चाइना और बाकी सब आते हैं कि उसी नज़र से हमें भी देखा जा रहा है या उसी तरह के टैरिफ हम पर भी लग रहे हैं? इज इट राइट फॉर अस, या हम ओवर ज़्यादा ही जा रहे हैं, हमारे ऊपर सिचुएशन आ रही है?
नहीं, ये ना क्या है, एक पड़ाव है। ये एक्ट 3 था। अगर आप इसको ड्रामे की तरह देखें ना, सब क्लियर हो जाता है। एक्ट 3 में पैंतरा उन्होंने मारा है कि 10 तो मिनिमम है और 26 आपका मैक्सिमम है। अब आप मेरे से आके मिलो और फिर हम एक्ट 4 में बातचीत करेंगे। तो भारत कर रहा है। पीयूष गोयल साहब बैठे थे, मोदी जी खुद गए, जापान के प्रधानमंत्री गए, बट जापान पे उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिए। जापान का सबसे बड़ा चीज उसका कार इंडस्ट्री है, और लाखों गाड़ियां भेजते हैं, लाखों और पुर्जे भेजते हैं, सामान भेजते हैं, सब पे 25% लगा दिया। अब जापान उनका स्ट्रैटेजिक एलाई है चाइना के विरुद्ध। भारत स्ट्रैटेजिक एलाई है, बट वो नहीं सोचा, उन्होंने 25 लगा दिया है। 25 रहेगा नहीं, कम हो जाएगा। बट अगर 10 करते, हम जाके बोलते जी 5 कर दो। अब 25, हमारे को 26 दिया है, वो 15 पे 12 पे बंद कर दे, बोलेंगे ये लो जी। और हम कोई इतने बड़े इकोनॉमी नहीं है सुमित जी, हम खुश हो जाते हैं। बट 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसमें आप देखिए 2.25 ट्रिलियन हमारा कंजम्पशन है। ज्यादातर कंजम्पशन यहीं बनाते हैं, यहीं उगाते हैं, यहीं खाते हैं। बाहर से इतना नहीं आता है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आता भी नहीं है। अमेरिका का जो कंजम्पशन है $30 ट्रिलियन है। $30 ट्रिलियन अमेरिकन कंज्यूमर, 30 ट्रिलियन का जीडीपी है, सॉरी, $20 ट्रिलियन का कंजम्पशन है, जिसमें $3.3 ट्रिलियन का उसको इंपोर्ट हो रहा है। ये नंबर आप समझ जाए ना, तो फिर पता लग जाता है हम कितने बड़े हैं या कहां पर हैं। अमेरिका 30 है, चाइना 18 है, उसके बाद 3 देश इकट्ठे हैं। आप देखिए, जर्मनी, जापान, भारत, वो कुछ बिलियन डॉलर का फर्क है, 4.2 ट्रिलियन के करीब तीनों हैं। उसके बाद गिर जाता है, 3 ट्रिलियन वाले आ जाते हैं। तो हम ये सेकंड टियर में हैं, जर्मनी, जापान, हम सब इसमें हैं। इनसे आगे निकल जाएंगे क्योंकि डेमोग्राफिक्स हमारी है। बट चीन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, अमेरिका को पकड़ना, उसके लिए 10-12% ग्रोथ चाहिए, जो चीन लेके आया। चीन ने जब ग्रो किया तब चीन नहीं था कोई। अब हमें जब ग्रो करना, चीन बैठा हुआ है, एक ड्रैगन बैठा हुआ है कमरे में, तब हमारा हाथी जाता है। वो ड्रैगन और हाथी में लड़ाई है। उससे पहले ईगल और ड्रैगन की लड़ाई है, अमेरिका और चीन की। तो इस सब में हमें देखना है, हमें सबके साथ दोस्ती रखनी है। चीन की भी फैक्ट्रियां लगे, आने दो, चीन लगाए निवेश, आने दो। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा आपको देता हूं ये समझने के लिए जी। कोई बोलता नहीं है ये नंबर। 2019 में जो ट्रेड गैप था चीन का अमेरिका के साथ, $300 बिलियन के करीब था। आज भी 300 बिलियन के ही करीब है। बट चीन का ट्रेड तो बड़ा है। चीन का यूरोप के साथ ट्रेड गैप 200 बिलियन था, वही 200 बिलियन है। तो चीन का ग्रोथ कहां से आ रहा है? एकदम से आप देखेंगे 500 बिलियन और चीन का ट्रेड गैप पॉजिटिव, जो बाकी देश चीन को देते हैं, 500 बिलियन आ गया सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। उसमें कौन है? वियतनाम बैठा है, जो 150 बिलियन का, जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड गैप है। सब चीनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। थाईलैंड, जिसका इतनी छोटी कंट्री, टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री होती थी, $45 बिलियन का ट्रेड गैप है अमेरिका के साथ। जितना भारत का है उतना थाईलैंड का है, चीनी कंपनियां। मेक्सिको, जो के पिछड़ा हुआ देश था, वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया अमेरिका का। कौन है उसमें? चीनी कंपनियां। तो ये 500 बिलियन का जो ट्रेड गैप बढ़ाया चीन ने, वो स्टैंप लगवा के वियतनाम का, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सब जगहों में मैन्युफैक्चर करके और भिजवा दिया। वैल्यू एडिशन चीन की ही है। ये अगर आप समझ जी, वाया जो ट्रेड थ्रू ले रहा है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अजय सर, एक अब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात की जाए, सो ऑलरेडी हम 25% करेक्ट हो चुके हैं, 15-18% करेक्ट हो चुके हैं फ्रंटलाइन इंडेक्स में, और 25-30% के आसपास से करेक्शन हम मिड कैप स्मॉल कैप में देख चुके हैं। कंसीडरिंग कि ये सिचुएशन और थोड़ी सी वर्स हो जाती है, सो हम कहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएंगे? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लेवल्स और एनीथिंग, लेकिन कितनी और गिरावट
अगर मतलब ये सिचुएशन बहुत वर्स नहीं होती या थोड़ी बहुत और गिरावट दिखाती है, वर्स होती है, तो क्या 5-10% पे हम सेटल हो जाने चाहिए? ये आप सोचिए 2008 सोचिए, फिर मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा संकट आया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट मार्केट्स में गड़बड़ नहीं है, बट ये बेसिक इकोनॉमी पे ट्रम्प ने 100 साल का जो ब्रेटन वुड्स का सिस्टम था सन Agreement. 45 के बाद का, वो इन्होंने अपेंड कर दिया। तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर हटा दिया है, रियलिटी टीवी बेस्ड ऑर्डर आ गया। जो मंशा है, जो मन करेगा उस दिन हम कर देंगे। उसमें आपको प्रोजेक्ट करना, फोरकास्ट करना, नई फैक्ट्रियां लगाना, नए बिजनेस मॉडल बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। या फिर आप वो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को साइड रखिए कि मैं बनाऊंगा पूरे विश्व के साथ, अमेरिका को साइड में रखूंगा। अब वो 105 पूरा दुनिया बनाता है, उसमें 30 वाला अगर ऐसे काम कर रहा है, आसान नहीं है। तो बिजनेस सेंटिमेंट बिगड़ गया। एक बड़ा अच्छा आप डेटा पॉइंट देखिए सुमित जी, कल जितने प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हैं उनके स्टॉक 10 से 15% गिर गए। अपोलो 15% डाउन था, केकेआर 13% डाउन, ब्लैकस्टोन 12% डाउन। अब प्राइवेट इक्विटी को क्या करना है टैरिफ के साथ? सेकंड ऑर्डर, नई डील नहीं होगी, फंडिंग विंटर आएगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं। अच्छा मैं आज लगा लूं जाके अमेरिका में फैक्ट्री, कल को वो रियायत कर दे, जी जिनपिंग के साथ हाथ मिला ले, चाइनीज फैक्ट्री फिर आ जाए। चाइनीज फैक्ट्री बनाती है 2 ट्रिलियन डॉलर, मैं 1 बिलियन डॉलर के टर्नओवर पे कैसे compete करूंगा विद अमेरिकन वर्कर, अमेरिकन पोल्यूशन, अमेरिकन पावर कॉस्ट और सारा उसका झमेला। मैं कैसे फैक्ट्री लगाऊंगा? कोई भागने नहीं वाला उधर जाके फैक्ट्री लगाने के लिए। ये सब आ रहा है। उसने बोला 5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश अनाउंस हो गया। वो तो जैसे हमारी स्टेट्स में होता है ना, कितने लाख करोड़ का निवेश अनाउंस हो जाता है, वही सेम 5-10 इंडस्ट्रियलिस्ट हर साल आके बोल देते हैं मैं ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा। ये नहीं है कि उस साल लगेगा, बोलते हैं जी अगले 5 साल में 10 साल में मैं ये लगाऊंगा। और फिर डेटा आता नहीं है कि भाई एक्चुअली कितना लगा। जी जी। वही है, ये 5 ट्रिलियन का इन्होंने फोटो ऑप्स कर लिया है सबके साथ, उसमें से लगेगा कितना? इस साल के शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट बोला 80 बिलियन डॉलर डेटा सेंटर्स में लगाऊंगा। अब माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है मुझे नहीं चाहिए डेटा सेंटर्स, मुझे पता ही नहीं खपत कितनी है, मैं ये डेटा सेंटर रूट लूंगा ही नहीं। वो पहले तुमने वैसे भी करना ही कहा था, 80 बिलियन तुमने कर दिया, स्टॉक भाग गया, अब बोल दिया कि नहीं करने वाले। तो ये सब अब इतना सेंटिमेंट बिगड़ गया कंज्यूमर का, बिजनेस का। और हमें ये नहीं सोचना है, फिर से मैं कह रहा हूं 2008 का सोचिए, क्योंकि ज्यादा निवेशक सारे 2020-2019 के विंटेज के हैं। उन्होंने एक तरफा मार्केट देखा है, वो सोचते हैं जी भारत बुलंद है, हमारी दीवारें हैं और हमारा देश है, हम कंजम्पशन है, हम बहुत छोटे हैं। और ये जो हमें वैल्यूएशन मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, अगले 5 साल 10 साल का वैल्यूएशन मिल जाता है। इंटरनेट कंपनी हो तो वो एक कंपनी ने निकाला 2040 का निकाल दिया था वैल्यूएशन, वो कहाँ गई कंपनी? और वो एनालिस्ट बिगड़ गया जब उससे बात हुई, भाई क्या तू कर रहा है, हमें यहाँ 3 महीने की विजिबिलिटी नहीं होती, तो 40 साल की विजिबिलिटी। बट वो एनालिस्ट की नौकरी नहीं गई, कंपनी भी उसके पीछे थी और मीडिया ने भी उछाला। तो ये देखना, हलीमियत रखनी है, ह्यूमिलिटी रखनी है, कुछ पता नहीं। और अगर ये बिगड़ेगा, ये यहां से बिगड़ेगा तो हमें आएगा असर, क्योंकि वो देखेंगे कहां से नोच के खा सकते हैं, वो भारत से भी नोच के खाएंगे, वो कोई छोड़ेगा नहीं आपके लिए। तो ये हो जाए, टल जाए, बहुत मौके मिलेंगे। स्ट्रक्चरल स्टोरी भारत की 20 साल 25 साल की है, साइक्लिकल स्टोरी अभी बिगड़ा हुआ है दुनिया। तो हमें क्यों पराई आग में हाथ डालना है? थोड़ा कंजर्व करिए, कैपिटल साइड में बैठिए। ओके, भाग भी गया फिर से लौट के आएगा। ये ट्रेन सर्कुलर होती है और फिर धीरे 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 ऐसे जाती है। ये ऐसे वाली ट्रेन नहीं है कि सीधा ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है और फिर धीरे 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 ऐसे जाती है, यहाँ पहुंचेंगे बट चक्कर काटते हुए। तो उसी स्टेशन पे वही गाड़ी आ जाती है, आप देखते हो अरे यार तूने तो डाला था पैसा .com में 2000 में और फिर से मिल गया मुझे 2007 में उसी नंबर पे, वेरी गुड। हर्षन मेहता 91
3000 पे सेंसेक्स, 2003 में 3000 सेंसेक्स मिल गया। और वो जब भागा 2003 से भागा 2008 जनवरी में 21,000 पहुंच गया। हमने बोला जी 7 गुना बढ़ता है 7 साल में, हमारे से बड़ा मार्केट कोई नहीं है। वो साइड में तकदीर बैठी थी, जैसे ही मोड़े फटाक एक पड़ा। 5 साल तक मार्केट कहीं नहीं गया, 2013 तक नहीं गया कहीं। तो अजय सर वहीं एक पे रह एक चीज और आखिरी में आपसे पूछूंगा, सारे एसेट क्लास में बात हुई, वो थी गोल्ड। इस बार की जो बुल रन गोल्ड में आई है, ये किसी के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। अब टर्मोइल की सिचुएशन में लगा था गोल्ड एक सेफर एसेट होगा, लेकिन इस बार वो भी अच्छे से नीचे आया है। कल परसों में वहां भी अच्छी गिरावट आ चुकी है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। इस एसेट क्लास को कैसे देखें? नहीं, गोल्ड रखना है बट 5 से 10% से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये गोल्ड 2 साल बड़े अच्छे रिटर्न देगा, फिर 5 साल नहीं चलेगा, फिर 2000 देगा। ये सीधा नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2.5 का आंकड़ा करेगा और आप बढ़ते जाएंगे, जाएगा वापस जाएगा। तो भारतीय निवेशक को क्या देखना है, जितना इन्फ्लेशन है प्लस डॉलर के साथ जो डिप्रिसिएशन है उतना गोल्ड दे देगा। अब रुपया अप्रिशिएट कर गया तो नेगेटिव भी आ सकता है, इन्फ्लेशन भी गिर गई और डॉलर के बनिस्पत अगर हम बढ़ गए, डॉलर वीक होने की पूरी उम्मीद है। तो ये 3000 पे भी जब आ रहा था 1900 का, जब डॉलर टर्म्स में गोल्ड आ रहा था, तब से मैं कह रहा था जब ये राउंड नंबर आते हैं ना, 1000 जब क्रॉस हुआ, 2000 हुआ, उसके बाद वो कई साल का पड़ाव ले लेता है, रुक जाता है। बट ये जब भागा 3000 किया, 3100 भी क्रॉस कर गया और एक छलांग बड़ी लगाई 3160 वगैरह। फिर कल जब गिरा मैं भी अचंभित था, मैंने बोला आज सब कुछ बेचा जा रहा है, गोल्ड कौन बेच रहा है? तो यही लगा कि भाई कोई स्पेक्युलेटिव पोजीशन होगी, कहीं और लॉस बना है, आज कैपिटल चाहिए, मार्जिन कॉल आई है या कुछ है। और जो एनेक्डोटल खबर आ रही है ना सुमित जी, चाइनीज कंज्यूमर ने भी गोल्ड खरीदना थोड़ा कम किया है, भारतीय नागरिकों ने भी कम किया है। ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं, पुराना गोल्ड आके लोग बेच रहे हैं, नया नहीं खरीद रहे। और वो सोने का पानी चढ़ा हुआ खरीद रहे हैं। एक्चुअल गोल्ड की खपत इतनी नहीं आ रही कंज्यूमर में। जहां आ रही है, जो 200 टन सेंट्रल बैंक्स खरीदते थे 10 साल पहले, फिर पिछले दशक में 300 टन पे आए। अब लास्ट 3 सालों में जब वो रशिया का एफएक्स रिजर्व सीज किया, अमेरिका ने, जापान ने, यूरोप ने, तो लोगों ने सोचा डी डॉलराइज करना चाहिए, ये लोग कभी भी सीज कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन खरीदना शुरू कर दिया। तो जो 2500-3000 टन के टर्नओवर की कमोडिटी है, उसमें 1000 टन का एक बायर आ गया है, हर बारी जो बैठा हुआ है, वो कितना वो मार्केट को अंडर सप्लाई कर दिया उसने। तो सोने को मुझे यहां से बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और फंडामेंटल्स होते नहीं सोने के, तो टेक्निकल वाले ही देख के बताते हैं। हम तो लंबी दौड़ का देखते हैं, और ये बुलियन डीलर्स वाले, इनको ज्यादा रहती है नॉलेज, तो एक आध किसी बुलियन डीलर से बात कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं यहां से थोड़ा नीचे जाएगा, शायद 2900 का फिर से आंकड़ा छुएगा। बट ये जो अनसर्टेनिटी आई है उसमें बढ़ भी सकता है। तो बट ओवरऑल अगर हिस्टोरिकल चाल देखें, सन 71 से जब निक्सन ने हटाया था डॉलर और सोने का लिंकेज, गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया था, $800 भागा उस दशक में, फिर वो $800 2000 के दशक तक नहीं आया, रुपए में बढ़ता रहा। रुपया जो 1 तोले का होता था, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, मैंने 2007 में भी 11,000 का सोना देखा है, 11,000 तोला, जो अभी 90,000 चल रहा है। तो रुपए में बढ़ता रहा, बट डॉलर में अटक गया था 800 पे, नियरली 16 साल नहीं बढ़ा। फिर जब बढ़ा 1000 से दौड़ा बड़ा तेजी से, फिर 2000 के करीब अटक गया, 5-6 साल पिछले दशक में अटक गया। अब ये 3000 क्रॉस कर रहा है, जाएगा 5000 जाएगा, बट 10 साल लग सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि अगले साल तक मेरे को 5000 मिल जाएंगे, ये नहीं होने वाला। चलिए अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह आप मतलब डेटा का, इंफॉर्मेशन का, ग्लोबल मार्केट्स का आप खुद ही विकीपीडिया हो, सो जितनी आपसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे उतनी कम। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर बार की तरह कुछ नया सिखाने के लिए, नया बताने के लिए, एक लेवल अप करने के लिए हम लोगों को।
और मेरे लिए आप विकिपीडिया हो नहीं गए नहीं हो, सर, इतने नहीं सर, अच्छे आप निकालते हो रोज। हमेशा से मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं आपके साथ शोज करता था बीएससी में जाके, मैम भी आई थी, उनको भी मेरा हाईएस्ट रिगार्ड्स। और तब से लेके आज तक मैं आपका स्टूडेंट तब भी था, आज भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ अपने हमेशा आखिरी दिन तक आपका स्टूडेंट ही रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। वो आपके पास मुझे पता है कि 14-15 शोज आप एक दिन में कर रहे होंगे इस समय, जिस तरह आपका शेड्यूल रहता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपके आगे बैंगलोर के विजिट्स और मुंबई के विजिट्स बढ़िया रहें, और आपसे जल्दी फेस टू फेस आपसे और मैम से एक बार मुलाकात हो फिर से, और सीखने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हैप्पी वीकेंड, और आगे आपसे फिर मुलाकात करते हैं सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आप अजय सर को सुन रहे थे, और बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी सारी बात आपके सामने रखी, और किस तरह की सिचुएशंस है ग्लोबल मार्केट की, किस तरह की मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स इंपैक्ट कर सकती हैं, इन सब पर एक खास बातचीत हमने उनसे की। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।